आखिर में हुआ क्या? क्या वह राजा थक गया था? क्या वह जीत चुका था? या क्या इतिहास ने उससे वही छीन लिया जो वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था? यह सवाल तब उठा जब किलों की दीवारें अब भी मजबूती से खड़ी थीं, झंडे हवा में लहरा रहे थे, पर एक शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था। और उसी क्षण यह साफ हो गया कि यह कहानी किसी एक युद्ध, किसी एक विजय या किसी एक हार की नहीं है, बल्कि उस यात्रा की है जिसमें एक इंसान अपने समय, अपने डर और अपनी जिम्मेदारियों से लड़ते लड़ते एक विचार में बदल जाता है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, उन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों तक जहां रास्ते कम और चुनौतियां ज्यादा थीं, जहां लोगों ने पीढ़ियों से सिर झुकाना सीख लिया था क्योंकि सत्ता दूर थी और न्याय उससे भी दूर। और वहीं एक साधारण घर में एक बालक ने जन्म लिया, न कोई शाही घोषणा, न भविष्यवाणी, बस एक माँ की आंखों में चिंता और एक पिता के मन में यह डर कि यह भूमि कब तक दूसरों के फैसलों पर झेगी। उस बालक ने तलवार उठाने से पहले यह समझा कि लोग क्यों डरते हैं, क्यों करों के नाम पर लुटते हैं, क्यों सैनिकों की आहट से दरवाजे बंद हो जाते हैं। और यहीं से उसके भीतर पहला प्रश्न जन्मा, क्या शक्ति का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है? उसकी माँ ने उसे धर्म तलवार की तरह नहीं, मर्यादा की तरह सिखाया, और उसके पिता ने उसे यह बताया कि राजा वही नहीं होता जो जीतता है, बल्कि वही होता है जो हार के बाद भी अपने लोगों का भरोसा बचा ले। और शायद यहीं से उसके भीतर वह सोच आकार लेने लगी जो आगे चलकर स्वराज्य कहलाएगी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने देखा कि बड़ी बड़ी सल्तनतें अपनी विशाल सेनाओं के भरोसे छोटी आवाजों को कुचल देती हैं, कि कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए होता है। और उसने यह भी समझा कि अगर सीधी टक्कर ली गई तो केवल लाशें गिरेंगी, बदलाव नहीं आएगा। इसलिए उसने युद्ध को आखिरी विकल्प बनाया, पहला नहीं। उसने पहाड़ों को केवल ऊंचाई नहीं माना, उन्हें सुरक्षा माना, जंगलों को अंधकार नहीं, उन्हें रणनीति माना, और किलों को पत्थर नहीं, उन्हें विश्वास की दीवारें माना। क्योंकि वह जान चुका था कि जो राजा अपनी भूमि को समझ लेता है वही उसे बचा सकता है। उसकी शुरुआती जीतें छोटी थीं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था, क्योंकि वे ये साबित कर रही थीं कि संख्या हमेशा निर्णय नहीं करती, कभी कभी दिशा करती है। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि साम्राज्य तलवारों से नहीं, विचारों से डरते हैं। अफजल खान के साथ हुई मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की भेंट नहीं थी, वह दो मानसिकताओं का टकराव थी। एक जो बल को ही सत्य मानती थी, और दूसरी जो सत्य के लिए बल का उपयोग सोच समझकर करती थी। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि असली वीरता दिखावे में नहीं, बल्कि उस निर्णय में होती है जिसके बाद भी इंसान अपने विवेक के साथ जी सके। उस घटना के बाद उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसके साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी का भार भी बढ़ता चला गया, क्योंकि अब हर जीत केवल तालियों का कारण नहीं थी, वह नए शत्रुओं को भी जन्म देती थी। जब मुगल साम्राज्य की विशालता उसके सामने आई, तब उसने भावनाओं में आकर युद्ध नहीं चुना, उसने समय चुना, उसने धैर्य चुना। उसने यह स्वीकार किया कि कुछ लड़ाइयां तुरंत नहीं, सही समय पर लड़ी जाती हैं, क्योंकि जो राजा हर युद्ध आज लड़ता है वह कल के लिए कुछ नहीं छोड़ता। उस समय सबसे बड़ा खतरा बीजापुर की आदिलशाही से उठ रहा था। आदिल शाह के दरबार में यह साफ मान लिया गया था कि शिवाजी का बढ़ता प्रभाव अब केवल विद्रोह नहीं, सत्ता के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। बीजापुर की विशाल सेना को यह आदेश दिया गया कि वह पहाड़ों में छिपे इस उभरते राज्य को कुचल दे, ताकि यह संदेश दूर दूर तक फैल जाए कि बिना शाही अनुमति कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। वह कल के लिए कुछ नहीं छोड़ता, और इसी कारण उसने युद्ध को सबसे पहले मैदान में नहीं, व्यवस्था के भीतर तोड़ना शुरू किया। सबसे पहला काम उसने यह किया कि बीजापुर की सेनाओं पर नहीं, उनकी आपूर्ति और रास्तों पर वार किया। उन दर्रों और घाटियों को चिन्हित किया गया जिनसे अनाज, घोड़े और तोपें पहुंचती थीं। वहां छोटी टुकड़ियां तैनात की गईं जिनका काम लड़ना नहीं, केवल मार्ग बाधित करना था। बिना किसी खुले टकराव के बीजापुर की सेना भूखी और थकी खड़ी रहने लगी। दूसरा कदम और भी निर्णायक था।
बड़े किलों को नजरअंदाज कर उन छोटे किलों और चौकियों पर अधिकार किया गया जो संदेश और रसद का केंद्र थीं। इससे सेना आगे तो बढ़ती रही, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चलता था कि आदेश कहां से आ रहे हैं और किस दिशा में जाना है। तीसरा वार सीधे मन पर था। जानबूझकर यह आभास फैलाया गया कि शिवाजी की सेना उत्तर की ओर जा रही है, जबकि असली तैयारी पश्चिमी घाट में थी। बीजापुर की भारी टुकड़ियां बार बार दिशा बदलती रहीं, समय और ऊर्जा घंवाती रहीं और हर बार सही जगह पर देर से पहुंची। इसके बाद उसने युद्ध के नियम ही बदल दिए। जहां परंपरा के अनुसार बरसात में युद्ध रोक दिए जाते थे, उसने बरसाती मौसम को हथियार बना लिया। पहाड़ जो बीजापुर की सेना के लिए अभिशाप थे, शिवाजी के लिए सुरक्षा बन गए। वही रास्ते, वही जमीन, लेकिन अब उनका अर्थ बदल चुका था। जब बीजापुर को लगा कि अब निर्णायक टकराव होगा, तब उसने पीछे हटने का संकेत दिया। कुछ कगिले जानबूझकर खाली किए गए ताकि दुश्मन फैल जाए। जैसे ही उनकी पंक्तियां टूटीं, तेज और सीमित हमले शुरू हुए और हर बार सेना तुरंत वापस पहाड़ों में गायब हो जाती। यही वह स्थिति थी जिसे बाहर से समझ पाना कठिन था। बिना किसी बड़े युद्ध के, बिना किसी निर्णायक घोषणा के, बीजापुर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। कारण साफ था, वे युद्ध लड़ने आए थे और शिवाजी पूरी व्यवस्था तोड़ रहे थे। जब अंततः तलवारें आमने सामने आईं, तब तक फैसला पहले ही हो चुका था। बीजापुर की सेना थकी हुई थी, दिशाहीन थी और अपने ही आकार के बोझ तले दब चुकी थी। उस दिन जो युद्ध हुआ, वह केवल अंतिम अध्याय था। असली विजय उन रातों और योजनाओं में तय हो चुकी थी जिन्हें इतिहास अक्सर युद्ध नहीं कहता। और यही वह क्षण था जब दरबारों में यह स्वीकार किया जाने लगा कि यह केवल एक राजा से संघर्ष नहीं है, बल्कि एक नई तरह की लड़ाई से सामना है, जहां संख्या नहीं, सोच निर्णायक होती है।